स्वागत है आप सभी का 15 शहर 15 रिपोर्टर में। तो हमारे 15 संवाददाता आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के 15 शहरों का हाल। नोएडा एसएसपी वैभव कृष्ण के मामले को लेकर के डीजीपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस स्पष्टीकरण के लिए किया गया है, क्योंकि बहुत सारी बातें आ रही हैं, मीडिया में भी आ रही हैं और लोग कर रहे हैं, जिसके लिए ये साफ होना चाहिए कि आखिरकार मामला क्या है। उन्होंने मामले की एक एक बिंदु पे चर्चा की और कहा कि गृह विभाग ने जांच के लिए कहा था, रिपोर्ट मांगी थी और डीजीपी ने कहा कि मैंने वो रिपोर्ट एडीजी जोन मेरठ को सौंपी थी। उन्होंने 26 दिसंबर को कहा कि उनको और टाइम चाहिए, मोहलत चाहिए इस मामले में, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला है और 15 दिन की और मोहलत दे दी गई है इस मामले में जांच के लिए। साथ ही साथ उन्होंने माना कि वैभव कृष्ण ने सर्विस रूल का उल्लंघन किया है और जो गोपनीय दस्तावेज थे, गोपनीय पत्र थे, उसको लीक नहीं करना चाहिए था और इस मामले में उनसे स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। तो अब ये देखना होगा कि वैभव कृष्ण जो एसएसपी नोएडा हैं वो क्या स्पष्टीकरण देते हैं शासन को और शासन उस पर क्या कार्रवाई करता है। कैमरामैन रवि के साथ रंजना, न्यूज़ 18 लखनऊ। आजमगढ़ में बदमाशों के हौसले बुलंद है। एक बार फिर से बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोली मारकर एक वृद्ध को घायल कर मौके से फरार हो गए। वहीं घायल वृद्ध को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी मौत हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज घटना की छानबीन में जुट गई है। वहीं सूचना के बाद एसपी प्रोफेसर त्रिवेदी सिंह, एसपी सिटी पंकज पांडे के साथ ही भारी संख्या में मौके पर पहुंची पुलिस मामले के खुलासे के लिए 2 टीमें गठित कर दिया है और जल्द ही खुलासे का दावा किया है। वहीं परिजनों ने आरोप लगाया है कि गांव के ही एक व्यक्ति ने जमीनी विवाद के चलते हत्या करवाई है। आपको बता दें, परिजनों का कहना है कि कुछ हफ्ते पहले ही जमीनी विवाद को लेकर के गांव के ही एक व्यक्ति से इनका विवाद हुआ था और मारपीट हुई थी। बावजूद इसके पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं किया, जिसके वजह से आज इस वृद्ध की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वहीं पुलिस अधीक्षक प्रोफेसर त्रिवेदी सिंह ने दावा किया है कि जो भी इस घटना के पीछे है उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। अभिषेक उपाध्याय, न्यूज़ 18 आजमगढ़। नारी सुरक्षा को लेकर के झांसी पुलिस काफी संवेदनशील नजर आ रही है। ऐसे में दिन हो या रात कोई भी असहाय महिला कहीं भी मिल जाती है तो झांसी पुलिस उसकी सबसे पहले सुध लेती है। सवेरा सेल ने कचहरी के पास एक महिला बीते कई दिनों से अर्धविक्षित हालत में असुरक्षा से घिरी हुई घूम रही थी। ऐसे में झांसी पुलिस ने उसकी सुध लेते हुए उसका पहले इलाज कराया। बताया जा रहा है कि आईजी सुभाष सिंह बघेल के आदेश के बाद सवेरा सेल एक्टिव हुआ और उस महिला को तब मेडिकल कॉलेज इलाज के लिए ले गया, जहां पर उसका कई दिनों तक इलाज चला। इसके अलावा उस महिला की जो स्थिति है फिलहाल अब काफ़ी सामान्य है और इस समय महिला का इलाज आगरा में चल रहा है। तो कहीं ना कहीं आईजी सुभाष सिंह बघेल की पहल के बाद एक महिला को नया जीवन मिला है और जो महिला असुरक्षा से घिरी हुई थी, उसके साथ कभी भी कोई अनहोनी हो सकती थी, उसको फिलहाल रोका गया है। सवेरा सीनियर सिटीजन पुलिस सेल को सूचना मिली कि एक नवयुवती यहाँ पर कचहरी चौराहे के पास वहाँ पर शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से काफ़ी परेशान स्थिति, वहाँ पर कहीं भी वो रहती हैं, कुछ भी खा लेती हैं। हम लोग जैसी सूचना मिली, हमारे सेल के जो पदाधिकारीगण हैं और जो हमारे मेंबर्स हैं वो गए और वहाँ पर उनको सबसे पहले उनको भोजन वगैरह ग्रहण कराने के बाद मेडिकल कॉलेज में जो मनोचिकित्सक विभाग है वहाँ पर अच्छे डॉक्टर से उनका इलाज कराया गया और मदर टेरेसा आश्रम में भी वो 2 बार उनको ले जा करके रखा गया ताकि उनका इलाज होते रहे। झांसी पुलिस ने एक ऐसा काम करके दिखाया है जो अब एक मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है किस तरीके से बेसहारा और असहाय महिलाओं की मदद करके उनको एक नया जीवन दिया जाए। अश्वनी मिश्रा, न्यूज़ 18 झांसी। सीए के विरोध में हुए बवाल के बाद अब बनारस में फिलहाल पूरी तरीके से शांति है और पूरा शहर जो है वो अमन की राह पर लौट गया है। हम आज जुमे की नमाज थी और जुमे की नमाज के लिए भी पुलिस जो व्यवस्था थी वो अलर्ट मोड पे थी। हर जगह पर कुछ इस तरीके से जो नमाज गए थे, जो मस्जिदें थी वहाँ पर फोर्स लगाई गई थी और जहाँ जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग नमाज अदा करने आते हैं वहाँ पर पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद तैनात की गई थी। लेकिन सभी जगह पर फिलहाल शांतिपूर्वक तरीके से जुमे की नमाज इस बार भी अदा कर दी गई है। तो एक तौर पर साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अब जो पूरा शहर बनारस है वो अमन की राह पर लौट गया है
और यहाँ पर अभी अलर्ट के उसमें मद्देनज़र यहाँ पर फोर्स तैनात की गई है और शांतिपूर्वक ढंग से आज की जो जुम्मे की नमाज थी वो अदा कर दी गई है। हम जो है यहाँ पर इस वक्त जो जिस इलाका था जहाँ पर पिछली बार लाठीचार्ज हुआ था हम वहाँ पर खड़े हुए हैं और वहाँ आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से जो नमाजी हैं वो नमाज अदा करके लौट रहे हैं और हम बात भी करने की कोशिश करते हैं कुछ नमाजियों से। पूरी तरीके से शहर बनारस अमन की राह पर लौट गया है। पूरी तरीके से शहर बनारस अमन की राह पर लौट गया है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। क्या दुआ अमन पूरे देश में अमन रहे, सब कुछ खुश रहे और क्या चाहिए। जी जी बिल्कुल खुश रहे। आज अमन की दुआ के साथ एक बार फिर जुमे की नमाज अदा हुई। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। नए साल 2020 में जुमे की पहली नमाज थी आज और आगरा मंडल के सभी जिलों में शांतिपूर्ण ढंग से नमाज पढ़ी गई और अमन चैन की दुआ की गई। तो जो पिछले साल के आखिरी महीने के आखिरी दिनों में जिस तरह से हिंसा हुई थी, खास तौर से फिरोजाबाद में, उसके बाद अलर्ट रहा था ब्रजमंडल के सभी जिलों में। लेकिन इस बार खासियत यह रही कि शांति को देखते हुए ब्रज के जिलों में इंटरनेट सेवा बहाल रही और साथ ही साथ जब नमाज पढ़ी गई आज तो आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद सभी जगह पर शांति बनी रही। सुरक्षा के जरूर कड़े प्रबंध किए गए थे इस बार और घुड़सवार पुलिस की तैनाती भी की गई थी। साथ ही साथ जगह जगह चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती भी थी। लेकिन एक बार फिर साल का पहला शुक्रवार शांतिपूर्ण ढंग से गुजरा और सौहार्दपूर्ण माहौल में जुमे की नमाज अदा की गई। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज़ 18 आगरा। गोरखपुर में जुमे की नमाज शांतिपूर्वक साकुशल संपन्न हो गई, जिससे पुलिस प्रशासन के साथ साथ आला अधिकारियों ने भी राहत की सांस ली है। हालांकि एहतियातन बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई थी। साथ ही जो उपद्रव प्रभावित इलाके थे वहां पे पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की भी तैनाती की गई थी। यानी कि पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से पूरी तरीके से तैयार था कि अगर कोई भी स्थिति आती है तो उससे हम निपट सकते हैं। लेकिन जो गोरखपुर के लोग हैं उन्होंने गंगा जमनी तहजीब को जिंदा रखा है और उसी का ये नतीजा है कि बिल्कुल शांतिपूर्वक यहाँ पे जुमे की नमाज अदा हो गई। साथ ही जो जनजीवन है वो पूरी तरीके से सामान्य है, कहीं पे कोई भी तनाव नहीं है। दुकानें खुली हुई हैं, मार्केट खुली हुई है, लोग अपनी खरीदारी कर रहे हैं। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। अलीगढ़ में 20 दिन बीतने के बावजूद भी CAA को लेकर छात्रों का धरना प्रदर्शन जारी है और AMU कैंपस में आज भी छात्र धरने पर डटे हुए हैं, जो कि आज जुमे की नमाज के बाद सभी छात्र बाबे सैयद गेट पर इकट्ठा होंगे और सरकार के नाम लिखा पत्र यहाँ जिला प्रशासन को सौंपेंगे, जिसकी अनुमति जिला प्रशासन से उन्होंने मांगी है कि सभी छात्र यहाँ जुमे की नमाज के बाद इकट्ठा होकर अपना ज्ञापन सौंपेंगे। आपको बता दें यह सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए हैं। जैसी सूचना जो है जिला प्रशासन को मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा को लेकर पुलिस अलर्ट हो गई है और एक्शन मोड में आई हुई पुलिस RAF और PSC के साथ जो है यहाँ तैनात कर दी गई है और वाटर कैनन और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी यहाँ मौजूद हैं। आपको बता दें कि सुरक्षा की दृष्टि से अब AMU इंतजामिया ने भी यहाँ एंट्री पास जारी कर दिया है कि सभी छात्रों के पास एंट्री कार्ड होना चाहिए, सभी शिक्षकों के पास अपना एंट्री कार्ड होना चाहिए और उस एंट्री कार्ड के माध्यम से ही वो अब AMU के अंदर प्रवेश कर पाएंगे। 15 दिसंबर को पुलिस और छात्रों के बीच जमकर झड़प हो गई थी, जिसके बाद जो यूनिवर्सिटी को तत्काल प्रभाव से 5 जनवरी तक के लिए बंद करा दिया था। लेकिन फिलहाल यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने जो है उसकी तारीख आगे बढ़ा दी है और अब जो है 6 जनवरी को खुलने वाली यूनिवर्सिटी जो है आगे खुलेगी और सेमेस्टर के हिसाब से सभी छात्रों को बुलाया जाएगा। बहरहाल अभी तारीख निश्चित नहीं की है कि यूनिवर्सिटी को कब खोला जाएगा, लेकिन यह सुरक्षा की दृष्टि से कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं और प्रशासन और यहाँ पुलिस जो है एक्शन मोड में अलर्ट पूरी तरीके से हो चुकी है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। प्रशांत कुमार, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, अलीगढ़। बस से सफर करने वालों के लिए नए साल में मुसीबतें बढ़ गई हैं। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने जनरल, जनरथ, AC, वोल्वो, स्कैनिया जैसी तमाम बसों में 10 पैसे प्रति किलोमीटर से 40 पैसे प्रति किलोमीटर के किराए में इजाफा कर दिया है। मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द टाइम जो बस में ट्रैवल करता है वो मीडियम क्लास या लोअर क्लास होता है,
तो 10 पैसा पर किलोमीटर इज़ अ बिग डील फॉर दैम। तो मेरे अकॉर्डिंग ये फैसला अच्छा नहीं है। क्या है, सब कहीं मनमानी चल रही है, यहाँ भी ठीक है। कहते नहीं कि एक तो करेला है ही, ऊपर से नीम चढ़ा दो। सरकार के इस फैसले को, ये फैसला वापस लेना चाहिए। सरकार को और बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। यूपीएसआरटीसी के जो बसेस है उनमें लगभग आप मान के चलिए कि 10% का जो है वो बढ़ोतरी की गई है और ये लगभग 10 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से जो है वो बढ़ोतरी की गई है। और बढ़ोतरी का जो है 3 जो मूल बेसिक चीज़ें हैं जिसके आधार पर की गई है। तो इससे पहले जब जो है किराए पे वृद्धि की गई थी वो लगभग 2.25 साल पहले की गई थी। सीधे तौर पर परिवहन विभाग का ये फैसला लोगों के लिए मुसीबत का सबब है। लोग इस बात को खुलकर कहते हैं कि बसों में सफर करने वाला गरीब तबका होता है, लिहाजा किराया का बढ़ाया जाना आम लोगों के लिए मुसीबत है और ये मुसीबत सरकार को कम करनी होगी। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18 लखनऊ। आज से बस का सफर भी अब महंगा हो चला है। इस वक्त मैं कानपुर के जिस बस अड्डे पे खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं तमाम बसेस खड़ी हैं और कानपुर अकेली ऐसी जगह है जहाँ से 360 से ज़्यादा बसेस पूरे उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान और यहाँ तक कि पूरे भारत के कोने कोने में रोडवेज की बसेस जाती हैं, यानी लिंक किया जाता है। इस वक्त जिस बस में खड़ा हूँ मुझे लगता है डिलक्स बस है, इसको चढ़ के देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ यात्रियों से बात करने की भी कोशिश करेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर जो बस का सफ़र महंगा हुआ है उनमें यात्रियों का क्या रिएक्शन है, उनका क्या सोचना है, क्या इस बात से वो अवेयर हैं कि उसका किराया बढ़ा है। तो हम कुछ एक यात्री हमारे साथ जो पीछे बैठे हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे जानना चाहते हैं। सर, कहाँ का सफ़र आप कर रहे हैं पहले तो बताइए सर। मैं जसवंत नगर इटावा जा रहा हूँ। सर किराया आज से बढ़ गया, क्या कहेंगे सर आप? सर किराया तो बढ़ गया है लेकिन ट्रेनें भी लेट चल रही हैं और ज़रूरी भी है, काम पे वर्क पे भी जाना है, इसलिए किराया तो देना ही पड़ेगा, मजबूरी हो गई है। सर किराया ट्रेन के बाद अब बस का किराया भी आज से बढ़ गया, क्या कहेंगे, क्या रिएक्शन है सर? अब सर क्या मजबूरी है सर सबकी, हमें सर एग्ज़ाम देने जाना है और हमें तो किराया बढ़ा है लेकिन कहीं ना कहीं सुविधाएं अच्छी होनी चाहिए, प्राथमिकता। मगर एक बात तो तय है, जहां एक और पहले लोगों के किचन का बजट बिगड़ा, सब्जियां महंगी हुई, सिलेंडर महंगा हुआ, ट्रेन का किराया महंगा हुआ और आज से बस का, तो लोगों का कहीं ना कहीं ये सोचना और मानना है खाएं तो खाएं क्या चीज़ और जाएं तो जाएं कैसे। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। आमदनी 98 और खर्चा रुपया। आलू प्याज के दाम तो बढ़ ही रहे थे, रेल का किराया बढ़ ही गया था और अब रही सही कसर बसेस के किराए ने पूरी कर दी है। बसेस का किराया भी अब 10 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से बढ़ा दिया गया है, चाहे वो जो रूट हो। मेरठ की अगर हम बात करें तो मेरठ से लखनऊ जाने का किराया बढ़ गया है, मेरठ से बरेली जाने का किराया बढ़ गया है, मेरठ से दिल्ली जाने का किराया बढ़ गया है, मेरठ से बिजनौर जाने का किराया बढ़ गया है और जितने भी रूट हैं सभी रूट पर किराए बढ़ा दिए गए हैं। मैं इस वक्त मेरठ से दिल्ली जाने वाली एक बस पर सवार हूं और यहां हम लोगों से बातचीत करते हैं, उनसे रूबरू होते हैं कि आखिर वो क्या सोचते हैं कि बसेस का किराया जो बढ़ा है उससे कितनी जेब ढीली हो रही है। जो रोज दिल्ली से रेगुलर ट्रैवल करने वाले हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं, दिल्ली पास है। हाँ। बाकी जो दूर जाने वाले हैं उनको तो मुसीबत है इस चीज़ की। हाँ। और 10 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से मैडम किराया बढ़ाया गया है, इससे कितना मुश्किल होगी? क्योंकि सुनने में तो बड़ा आसान लगता है कि 10 पैसे प्रति किलोमीटर, लेकिन अगर हम 500 किलोमीटर की बात कर लें या फिर किलोमीटर के हिसाब से देखें तो कितना किराया बढ़ जाएगा? काफ़ी, अगर जो दूर जाने वाले हैं उनको ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा इस चीज़ का। हाँ एग्जैक्टली। क्या मांग करती हैं आप, किराया कम होना चाहिए? ऑब्वियसली एज अ सिटीजन और किसी को यही चाहिए कि हर किसी चीज़ के अगर किराया बढ़ा उस हिसाब से आमदनी भी बढ़नी चाहिए, उसके एक्सपेंसेस अगर बढ़ रहे हैं तो उस हिसाब से इनकम भी इंक्रीज होनी चाहिए। योगी सरकार से खासतौर से महिलाएं ये मांग करती हुई नजर आ रही हैं कि किचन का बजट तो गड़बड़ाया हुआ ही था, अब यात्रा करना भी महंगा हो गया है, मुश्किल हो गया है। लिहाजा एक सुर में लोग योगी सरकार से यही गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि किराया कम करिए सरकार और अगर किराया बढ़ाया है तो सुविधाएं बढ़ाइए सरकार। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। नए साल में लोगों पर महंगाई का बोझ लगातार बढ़ रहा है। पहले रेल किराया बढ़ा, उसके बाद रसोई गैस की कीमतें बढ़ी और अब देर रात से 12 बजे से बसों के किराए में बढ़ोतरी कर दी है सरकार ने। सभी क्लास की जो बसें हैं उनका किराया बढ़ गया है। सामान्य जो बसें हैं उनका किराया 105 पैसे प्रति किलोमीटर हो गया है। AC जनरल 3/2 का किराया 133.35 पैसे प्रति किलोमीटर हुआ है।
AC 2x2 का किराया 157.5 पैसे प्रति किलोमीटर, AC स्लीपर का 210.01 पैसे प्रति किलोमीटर और वोल्वो और स्कैनिया बसों का किराया 232.11 पैसे प्रति किलोमीटर हो गया है। इस तरह से जो बसों के किराए में अंतर आया है, वो बात अगर गोरखपुर की करें तो गोरखपुर अगर सामान्य बस से कोई व्यक्ति यात्रा करता है तो करीब 28 रुपये किराया बढ़ा है। इसी तरह से आजमगढ़ में 18, जौनपुर के लिए 10 रुपये बढ़े हैं, कानपुर के लिए 30 रुपये करीब किराया बढ़ा है, फूलपुर 4 रुपये और शताब्दी से अगर यात्रा करना चाहते हैं तो लखनऊ जाना चाहते हैं तो 11 रुपये पहले की तुलना में अधिक लोगों को चुकाने होंगे। कुछ यात्री हमारे पास हैं, उनसे बातचीत करेंगे। बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। इस महंगाई में जो है वैसे ही जेब ढीली पड़ी हुई है और सरकार ने जो किराया बढ़ा दिया है, बिजली का बढ़ा दिया, सब कुछ बढ़ा दिया, ऊपर से नए साल में ये जो खराब तोहफा यात्रियों को दिया है वो बहुत ही दुखद है। खास तौर पर जिस तरह से ट्रेन लोगों की लाइफलाइन है, उसी तरह से जो परिवहन यातायात है, जो सड़क यातायात है, उसमें रोडवेज की महती भूमिका रहती है और जब किराया बढ़ा है तो सबकी जेब पर यह भारी पड़ रहा है। कैमरा पर्सन संजू मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। तीन तरफ से तमसा नदी से घिरे शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए प्रशासन की कवायद तेज हो गई है। बहरहाल अभी शहर के बाहर ऑटो रिक्शा स्टैंड की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। अब तक शहर के उत्तरी व पश्चिमी छोर पर 3 स्थानों का सर्वे किया जा चुका है, जिसकी कार्य योजना जल्द ही जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह को सौंप दी जाएगी। इसके लिए समाज सेवी SK सत्तेन ने प्रार्थना पत्र देकर DM को अवगत कराया था, जिसके बाद जिला प्रशासन ने यह कदम उठाया है। आपको बता दें, DM ने ADM प्रशासन नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में 3 सदस्यीय टीम गठित की है, जिन्हें प्रथम चरण में शहर के बाहर ऑटो रिक्शा स्टैंड के लिए स्थान चिन्हित कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है। निर्देश के क्रम में ADM, ARTO उनके साथ EO ने शहर के बिलरिया की चुंगी, ब्रह्मस्थान, ITI की मैदान, हर्रा की चुंगी के पास स्थान का सर्वे किया। रिपोर्ट SP यातायात की तरफ से 2-3 दिन में DM को प्रेषित किया जाएगा। इन 3 स्थानों के अलावा शहर के अन्य स्थानों पर भी ऑटो रिक्शा स्टैंड बनाया जाएगा। इससे न सिर्फ जाम के झाम से निजात मिलेगा, बल्कि प्रदूषण से भी नगरवासियों को राहत मिलेगा, क्योंकि डीजल ऑटो को शहर से दूर रखा जाएगा और शहर में ई-रिक्शा फर्राटा भरते दिखेंगे। अभिषेक उपाध्याय, न्यूज़ 18 आजमगढ़। स्नोफॉल के बाद स्नोफॉल वाले इलाकों में पर्यटकों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है और ये देख सकते हैं कि जिस तरह से ये नैनीताल के हिमालय दर्शन वाला इलाका है और सुबह जो हल्का स्नोफॉल हुआ है उसके बाद जो पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ है और ये देख सकते हैं कि लंबा जाम भी यहाँ पर लगा हुआ है और पर्यटक भी इस पूरे नज़ारे का और जो स्नोफॉल है उसका पूरा आनंद ले रहे हैं। हालांकि जो पर्यटक हैं वो कुछ इस तरह से खेल रहे हैं, इस पूरे सुहावने मौसम का लुत्फ़ उठा रहे हैं और कुछ लोग भी हैं हमारे साथ। मैम कहाँ से आए हैं और इस जो पूरा नज़ारा देखा है क्या कहेंगे? जी बरेली से आए हैं और बहुत एक्साइटेड हैं। पास में बरेली के पास में नैनीताल ही एक जगह है जहाँ हमें बर्फ़ देखने को मिल सकती है, तो सबसे हम इधर ही आए। सबसे पहले इंजॉय कर रहे हैं आप लोग? बहुत मज़ा आ रहा है, फर्स्ट टाइम आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में और ज़्यादा स्नोफॉल होगा तो पर्यटन कारोबार पर भी इसका असर पड़ना लाजमी होगा। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18 नैनीताल। उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर मेहरबान हुआ है और यहाँ पर सूर्य भगवान के दर्शन से यहाँ गुनगुनी धूप का एहसास लगातार सर्दियों में भी हो रहा है, जिसके चलते बड़ी संख्या में टूरिस्ट जो हैं, जो मैदानी इलाकों में सर्द हवाओं से परेशान थे, वो अब पहाड़ों का रुख करने लगे हैं। और पहाड़ों में बात करें, पिथौरागढ़, चमोली, टिहरी और जितने भी हिल स्टेशन हैं, वहाँ बर्फ़ के साथ साथ आपको गुनगुनी धूप का भी मज़ा मिल रहा है। मौसम के इस रंग का एहसास अगर आपको लेना है तो चले आइए उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड की वादियाँ आजकल सूर्य भगवान के दर्शन से एक अलग ही मंजर में दिख रही है, जिसका फ़ायदा आप उत्तराखंड की पहाड़ियों पर बैठ के गुनगुनी धूप का आनंद और चाय के आनंद के साथ ले सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी ये सर्द ऋतु जो है वो सुहानी बने तो उत्तराखंड चले आइए। गर्मी और सर्दी का जो एहसास का स्लोगन है वो आपको यहाँ पर सटीक मिलेगा, क्योंकि सर्दी में भी गर्मी का एहसास यहाँ की धूप और यहाँ का वातावरण दिला रहा है। ऋषिकेश से आशीष दोभाल, न्यूज़ 18। उत्तराखंड और आसाम के बीच में रणजी का मैच चल रहा है और ये रणजी का मैच देहरादून के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है। आज सुबह जब
टॉस हुआ था तो टॉस आसाम ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। हालांकि उसके जब 3 विकेट जल्दी गिर गए तो शायद ये लग रहा था कि आसाम ने ये जो बल्लेबाजी का फैसला है वो शायद गलत है, लेकिन कप्तान गोकुल शर्मा और प्रयाग राणा ने शानदार पारी खेलते हुए टीम का स्कोर लंच के बाद तक 142 रन 3 विकेट तक ले गए। इसमें गोकुल शर्मा ने 47 और प्रयाग राणा ने 50 रन मारे। वहीं उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड ये मैच जीतने की उम्मीद से उतरा है और इसमें 3 तेज गेंदबाज, 1 ऑलराउंडर और 2 स्पिनर खिलाए जा रहे हैं। हालांकि लगातार पिछले 3 रणजी के मैच उत्तराखंड हारा है और ऐसे में तन्मय श्रीवास्तव को नई कप्तानी दी गई है और उन्मक शर्मा को कप्तान पद से हटाया गया है। अब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि पिछले 3 मैच के जो रिजल्ट है वो शायद इस मैच में यानी उत्तराखंड और आसाम के बीच में रणजी का जो मैच चल रहा है उसमें ये बदले जाए। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से आसाम की टीम खेल रही है उससे तो लगता है कि आसाम एक बड़े स्कोर की तरफ बढ़ रहा है। कैमरामैन राकेश रावत के साथ किशोर रावत, न्यूज़ 18।